डियर स्टूडेंट्स, आज हम 10th साइंस का अध्याय 6 जैव प्रक्रम का छठा भाग पढ़ेंगे। हम अब तक जैव प्रक्रम पोषण के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम जैव प्रक्रम श्वसन के बारे में पढ़ेंगे। श्वसन यानी रेस्पिरेशन। श्वसन क्या है? ऑक्सीजन को शरीर के अंदर लेना और इस ऑक्सीजन का प्रयोग करके भोजन का ऑक्सीकरण करना और उसके द्वारा ऊर्जा को निकालना। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हम शरीर में ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और भोजन का ऑक्सीकरण करके उसमें से ऊर्जा निकालते हैं, श्वसन कहलाती है। हमने पोषण प्रक्रम के द्वारा कार्बोहाइड्रेट के जटिल अणु को ग्लूकोज के सरल अणुओं में तोड़ दिया। अब इस ग्लूकोज के अणु का ऑक्सीकरण करके प्रत्येक कोशिका ऊर्जा प्राप्त करती है। यह प्रक्रिया है श्वसन। आइए अब हम इसे समझते हैं। ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस की सहायता से कोशिका द्रव्य में पायरुवेट के अणु के रूप में टूट जाता है। यह पायरुवेट का अणु ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर आगे और छोटे अणुओं में टूट जाता है और ऊर्जा निकलती है। हम श्वसन को मुख्यतः दो भागों में बांट सकते हैं, वायवीय श्वसन यानी एरोबिक रेस्पिरेशन और अवायवीय श्वसन यानी अनएरोबिक रेस्पिरेशन। वायवीय श्वसन मतलब वायु की उपस्थिति में। वायु का यहाँ मतलब ऑक्सीजन से है। अगर श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है तो पायरुवेट के अणु के टूटने से कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा प्राप्त होती है। यह कोशिका अंगक माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अगर श्वसन वायु की अनुपस्थिति में हो रहा है यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहा है तो उसे हम अवायवीय श्वसन कहते हैं। इसे हम किण्वन या फर्मेंटेशन भी कहते हैं। इसमें पायरुवेट का अणु अल्कोहल यानी इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड के अणु बनाता है और साथ में ऊर्जा भी निकलती है। यह मुख्यतः यीस्ट कोशिकाओं में पाया जाता है। अवायवीय श्वसन से हमें कम ऊर्जा की प्राप्ति होती है क्योंकि इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन नहीं हुआ। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का अणु कार्बन डाइऑक्साइड के अणु के रूप में पूर्ण विखंडित हो गया, जबकि अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इथेनॉल भी बना है, जिससे ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन नहीं हो सका। इसलिए यहाँ पर निकलने वाली ऊर्जा वायवीय श्वसन से निकलने वाली ऊर्जा से कम होती है। अब ग्लूकोज के ऑक्सीकरण की एक तीसरी स्थिति और भी है, जब ऑक्सीजन का अभाव हो यानी कमी हो। यहाँ पर ऑक्सीजन पूर्ण रूप से अनुपस्थित नहीं होती बल्कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऐसी स्थिति में पायरुवेट एक अन्य 3 कार्बन वाले अणु लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है और साथ में ऊर्जा निकलती है। यह हमारी पेशी कोशिकाओं में होता है। इस लैक्टिक अम्ल के निर्माण के कारण पेशियों में क्रैम्प हो जाते हैं। अब ये क्रैम्प क्या है? जब हम ज़्यादा भागदौड़ कर रहे होते हैं उस समय हमारी मांसपेशियों को ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, परंतु उतनी ऑक्सीजन उन तक नहीं पहुंच पाती। ऐसी स्थिति में ग्लूकोज लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाती है और मांसपेशियों में ज़्यादा लैक्टिक अम्ल के जमा होने के कारण उनमें ऐंठन हो जाती है, जिसे हम क्रैम्प कहते हैं। तो अब हमने देखा ग्लूकोज का एक अणु कोशिका द्रव्य में पायरुवेट के अणु में बदल दिया गया और इस पायरुवेट का ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर आगे 3 प्रकार से विखंडन हो गया। अगर ऑक्सीजन उपस्थित है तो वह माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बनाता है, जिसे हमने वायवीय श्वसन कहा। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो वह इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड के अणु बनाता है और ऊर्जा साथ में निकलती है, जिसे हमने अवायवीय श्वसन कहा। और यदि ऑक्सीजन का अभाव है, जैसा कि हमारी पेशी कोशिकाओं में है, तो यह लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा बनाता है। तो हमने देखा कोशिकाएं श्वसन के द्वारा भोजन से ऊर्जा प्राप्त करती हैं और कोशिकाएं इस ऊर्जा को एटीपी के रूप में स्टोर कर लेती हैं। एटीपी क्या है? एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट नामक एक अणु है जो ऊर्जा को स्टोर करके रखता है। जब हमारे शरीर को ऊर्जा की ज़रूरत होती है तो यह अणु एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में टूट जाता है और साथ में ऊर्जा निकलती है और शरीर उस ऊर्जा का उपयोग अपने कार्य करने के लिए करता है। आइए अब हम पौधों और जंतुओं में श्वसन पढ़ेंगे। पौधों में श्वसन मुख्यतः स्टोमेटा के द्वारा होता है। स्टोमेटा यानी रंध्र। रंध्र क्या है? पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र जो कि गैसों का आदान प्रदान करते हैं। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान विसरण प्रक्रिया के द्वारा आवश्यकता अनुसार करते हैं।
जैसे जब दिन में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो रही होती है उस समय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। किसके द्वारा? स्टोमेटा के द्वारा। वहीं रात्रि में जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हो रही होती उस समय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। आइए अब हम जंतुओं में श्वसन देखते हैं। जंतुओं में श्वसन विभिन्न अंगों के द्वारा होता है। जैसे जलीय जीव श्वसन क्लोम यानी गिल के द्वारा करते हैं। जैसा कि हम चित्र में देख सकते हैं, मछली मुंह के द्वारा जल अंदर लेती है और इसे गिल तक पहुंचाती है, जहां पर जल में घुली हुई ऑक्सीजन को रक्त ले लेता है। वायु में ऑक्सीजन अधिक मात्रा में होती है जबकि जल में ऑक्सीजन कम मात्रा में होती है, इसलिए जलीय जीवों की श्वसन दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा अधिक होती है। आइए अब हम मनुष्यों में श्वसन पढ़ते हैं। मनुष्यों में श्वसन श्वसन तंत्र के द्वारा होता है। श्वसन तंत्र क्या है? यह नासाद्वार से शुरू होकर फेफड़ों में उपस्थित कूपिकाओं तक होता है। आइए इसको पढ़ते हैं। वायु नासाद्वार द्वारा अंदर ली जाती है। नासाद्वार में अनेक छोटे महीन बाल होते हैं और श्लेष्मा होती है जो वायु में उपस्थित धूल आदि कणों को वहीं रोक लेती है और यह छनी हुई वायु आगे ग्रसनी में पहुंचती है। ग्रसनी यानी फेरिंग्स जो वायु और भोजन दोनों को अंदर जाने देता है। ग्रसनी के बाद वायु पहुंचती है लैरिंग्स यानी कंठ में। कंठ के बाद वायु पहुंचती है श्वास नली यानी ट्रैकिया में। श्वास नली में अनेक उपास्थि विलय यानी कार्टिलेजनस रिंग होती हैं जो इस श्वास नली को कोलैप्स यानी बंद होने से बचाती हैं। यह ट्रैकिया आगे दोनों फुफ्फुस यानी दोनों फेफड़ों में बट जाती है। इसे हम श्वसनी या प्राइमरी ब्रोंकाई कहते हैं। प्राइमरी ब्रोंकाई आगे फिर छोटे छोटे सेकेंडरी ब्रोंकाई यानी श्वसनिकाओं में बट जाते हैं। ये सेकेंडरी ब्रोंकाई आगे और छोटी छोटी नलिकाएं बनाते हैं जिन्हें हम श्वसन श्वसनिकाएं यानी ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। ब्रोंक्यूल्स अंत में कूपिका यानी गुब्बारे जैसी संरचना बनाती हैं जिसे हम एल्वियोलाई कहते हैं। हमारे शरीर में श्वसन के लिए मुख्य अंग हैं फेफड़े यानी फुफ्फुस या लंग्स। ये 2 होते हैं और वक्ष गुहा यानी थोरेसिक कैविटी में उपस्थित होते हैं। इनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए इनके चारों तरफ रिब्स यानी पसलियां होती हैं। श्वास नली यानी ट्रैकिया श्वसनी यानी प्राइमरी ब्रोंकाई के द्वारा बट जाती है और दोनों फेफड़ों में पहुंचती है। ये श्वसनी फिर श्वसनिकाओं में बट जाती है जिन्हें हम सेकेंडरी ब्रोंकाई कहते हैं और ये सेकेंडरी ब्रोंकाई आगे ब्रोंक्यूल्स यानी श्वसन श्वसनिकाओं में बट जाते हैं। ये ब्रोंक्यूल्स अंत में गुब्बारे जैसी संरचना बनाते हैं जिन्हें हम एल्वियोलाई कहते हैं। प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोलाई ये सभी फुफ्फुस यानी लंग्स में मिलते हैं। अब कूपिका क्या है? कूपिकाएं यानी एल्वियोलाई गुब्बारे जैसी संरचनाएं हैं जो कि ब्रोंक्यूल्स के आगे विभाजन से बनी हैं। ये एक सतह उपलब्ध कराती हैं जहां से गैसों का आसानी से आदान प्रदान हो सकता है। इनकी सतह पतली और मुलायम होती है और गुब्बारे जैसी संरचना के होने के कारण ये गैसों का आदान प्रदान करने के लिए अधिक स्थायी क्षेत्रफल उपलब्ध कराती हैं। प्रत्येक फुफ्फुस के अंदर ये कूपिकाएं लाखों की संख्या में पाई जाती हैं। कूपिकाओं की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का विस्तृत जाल होता है जिसके द्वारा ये गैसों का आदान प्रदान आसानी से कर सकती हैं। आइए अब हम देखते हैं हम सांस कैसे लेते हैं। फेफड़े यानी लंग्स वक्ष गुहिका यानी थोरेसिक कैविटी में स्थित होते हैं। थोरेसिक कैविटी के नीचे एक मांसपेशीय संरचना होती है जिसे हम डायफ्राम कहते हैं। डायफ्राम वक्ष यानी थोरेक्स को एब्डोमेन यानी उदर से अलग करता है। यह सामान्यतः डोम शेप्ड यानी गुंबद के आकार का होता है। जब यह चपटा हो जाता है तो वक्ष गुहिका फैल जाती है और फैलने के कारण वायु का दाब कम हो जाता है। वायु अपने उच्च वायुदाब से कम वायुदाब की तरफ गति करती है। उच्च वायुदाब कहाँ है? पर्यावरण में। कम वायुदाब कहाँ है? वक्ष गुहिका यानी फेफड़ों में। तो इस प्रकार हमने वायु अंदर ले ली यानी वायु फेफड़ों तक पहुंच गई। फेफड़ों में उपस्थित कूपिकाओं के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। जो ऑक्सीजन हमने बाहर से ली है वह कूपिकाओं के द्वारा रक्त यानी रुधिर में छोड़ दी जाती है और रुधिर में से कार्बन डाइऑक्साइड कूपिकाओं में चली जाती है क्योंकि रुधिर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक है और कूपिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम है। अब हमें यह कार्बन डाइऑक्साइड शरीर के बाहर छोड़नी है। उसके लिए देखते हैं हम श्वास को कैसे बाहर छोड़ते हैं। जो डायफ्राम चपटा हो गया था
वह वापस से डोम शेप्ड यानी गुंबद के आकार का हो जाता है, जिसके कारण वक्ष गुहिका यानी थोरेसिक कैविटी का आकार कम हो जाता है। कम आकार का होने के कारण उसमें वायुदाब बढ़ जाता है। वायु अपने अधिक वायुदाब से कम वायुदाब की ओर गति करेगी। अधिक वायुदाब कहाँ है? फुफ्फुस यानी फेफड़ों के अंदर। कम वायुदाब कहाँ है? बाहर यानी पर्यावरण में। तो कार्बन डाइऑक्साइड फुफ्फुस यानी फेफड़ों से बाहर वायु में चली जाती है। तो हमने देखा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का आदान प्रदान हो गया। यह ऑक्सीजन रक्त के द्वारा प्रत्येक कोशिका तक पहुंचा दी जाती है और कोशिकाएं इस ऑक्सीजन का उपयोग भोजन का ऑक्सीकरण करने के लिए करती हैं। भोजन के ऑक्सीकरण के द्वारा ऊर्जा निकलती है और यह ऊर्जा एटीपी के रूप में स्टोर कर ली जाती है। तो यह था हमारा श्वसन प्रक्रम। Thank you for watching our video. For more videos, like, share and subscribe to our channel, Dr. Ashish Malik.